अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके पास एंड्रॉयड ऐप है और आप इसमें पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना चाहते हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग की एक नई स्किल को सीखना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। तो जब आप इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर जो इंटरनेशनल कस्टमर हैं वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए पेमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह जो लोकल कस्टमर हैं वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके भी पेमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा वो अपने मोबाइल अकाउंट को यूज़ करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलें हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैज़ कैश में 3 मेन मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पहला है एंड्रॉयड एसडीके। ये जैज़ कैश का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मेथड है और इसके लिए आपके पास जैज़ कैश का अप्रूव्ड मर्चेंट अकाउंट होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। और अगर कोई जैज़ कैश एंड्रॉयड एसडीके को सीखना चाहता है तो उसके लिए वो मुझे मर्चेंट अकाउंट प्रोवाइड कर दे, मैं इसको सिखा दूंगा। और उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है रेस्ट एपीआई, और इस मेथड पर भी मैं जल्द ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और अब हम आते हैं उस मेथड की तरफ जिसको यूज़ करते हुए हम आज इंटीग्रेशन करेंगे, और इसका नाम है HTTP पोस्ट पेज रीडायरेक्ट। और इसमें क्या होता है कि हम कस्टमर को और कस्टमर की ट्रांजैक्शन डिटेल को पेमेंट गेटवे के पास सेंड कर देते हैं। वहां पर जाकर कस्टमर पेमेंट करता है और उसके बाद पेमेंट गेटवे कस्टमर को और पेमेंट स्टेटस को वापस से हमारी वेबसाइट के ऊपर भेज देता है। तो ये इसका मेन तरीकेकार है, और इस तरीकेकार को यूज़ करते हुए इसको हम अपने एंड्रॉयड ऐप के अंदर जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। और उसके बाद मैं आपको अपनी ऐप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें कि ये मेरी ऐप की मेन एक्टिविटी डिस्प्ले हो रही है। इसके ऊपर एक प्रोडक्ट मैंने जो है वो सैंपल के तौर पर ऐड की हुई है। तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ जिनको हम कोड के अंदर यूज़ करेंगे। पहली चीज़ है ये प्राइस, और यहाँ पर आप इसका नाम देख लें, प्राइस टेक्स्ट व्यू। तो ये रेफरेंस जो है ये हम कोड में यूज़ करेंगे। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है ये बाय का बटन है, और इसका भी आप नाम चेक कर लें, पेमेंट अंडरस्कोर बटन। तो ये इस बटन का मैंने नाम रखा हुआ है और इसका भी रेफरेंस हम कोड में यूज़ करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि कस्टमर जब भी इस पेमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमने क्या करना है कि पेमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस बटन के ऊपर कुछ कोड लगाएंगे। तो कोड लगाने के लिए आपने क्या करना है कि ये वाली फाइल देखें, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, इस फाइल को आपने ओपन कर लेना है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ऑन क्रिएट का फंक्शन, आपने इसके अंदर आ जाना है। तो सबसे पहले तो मैं जो प्राइस है और पेमेंट बटन है उसका रेफरेंस यहाँ पर ऐड कर लूँगा अपने पास। तो ये एक प्राइस टेक्स्ट व्यू है, इसके अंदर मैं प्राइस का रेफरेंस स्टोर कर रहा हूँ, और दूसरा ये पेमेंट बटन, इसके अंदर मैं पेमेंट बटन का रेफरेंस स्टोर कर रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि नीचे आ जाना है, और अब हम यहाँ पर ऑन क्लिक लिसनर जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ऑन क्लिक लिसनर का कोड मैंने टाइप कर दिया है। तो यहाँ पर आप ये फंक्शन देखें ऑन क्लिक, तो इसका क्या मतलब है कि जब कस्टमर ये जो बाय का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेगा तो इस ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। और जस्ट इसमें मैंने क्या कोड लिखा है कि मेन एक्टिविटी से कंट्रोल हमने नेक्स्ट आगे ट्रांसफ़र कर देना है एक पेमेंट एक्टिविटी को। तो जस्ट मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद मैं दूसरी चीज़ क्या कर रहा हूँ कि मैं ये प्राइस जो है इसको गेट कर रहा हूँ अपने इंटेंट के अंदर। और उसके बाद जस्ट मैं तीसरी चीज़ क्या कर रहा हूँ कि जो एक्टिविटी पेमेंट वाली है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखें कि ये पेमेंट एक्टिविटी हमें रेड नज़र आ रही है, तो इट्स मीन कि ये अभी हमने डिक्लेयर नहीं की। तो मैं पेमेंट एक्टिविटी बना लेता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने ये यहाँ पर आ जाना है, ये जावा वाला फोल्डर, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ से आपने माउस पॉइंटर को न्यू के ऊपर लेके आना है, और फिर उसके बाद यहाँ से एक्टिविटी के ऊपर आ जाना है, और फिर उसके बाद यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं एक्टिविटी का नाम लिख देता हूँ। तो एक्टिविटी का नाम मैंने पेमेंट एक्टिविटी रख दिया है, और उसके बाद जस्ट मैंने क्या करना है, फिनिश पे क्लिक कर देना है। जी, तो ये हमारी पेमेंट एक्टिविटी बन गई है, और इसकी आपको यहाँ पर 2 फाइलें नज़र आ रही होंगी, एक्टिविटी पेमेंट डॉट XML और पेमेंट एक्टिविटी डॉट जावा। तो जावा वाली फाइल के अंदर हम कोड लिखेंगे, और ये जो पेमेंट एक्टिविटी डॉट XML है, जो पेमेंट फॉर्म है वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपने पेमेंट एक्टिविटी डॉट जावा वाली फाइल में आ जाना है, और यहाँ पर ये जो ऑन क्रिएट वाला फंक्शन है आपने इसके अंदर आ जाना है। तो सबसे पहले तो जो मेन एक्टिविटी से प्राइस हमने सेंड की थी उसको यहाँ पर मैं गेट कर लूँगा। तो जस्ट ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने बना लिया प्राइस के नाम से, और इसके अंदर मैंने प्राइस को स्टोर कर लिया है। और उसके बाद नेक्स्ट इस प्राइस की हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ। तो ये मैंने कोड लगा दिया है,
और ये कोड काम क्या कर रहा है कि प्राइस में जो इशारिया है और उसके जो बाद वाली वैल्यूज़ हैं ये उनको रिमूव कर रहा है, और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो बगैर इशारिये के हमारे पास वैल्यू आती है उसके एंड पे हम 2 ज़ीरो लगा रहे हैं और फिर उसको यहाँ पर प्राइस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ है कि जस्ट मैं टेस्टिंग के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर इसको लॉग भी कर रहा हूँ, और ये जो लॉग है ये कहाँ पर डिस्प्ले होगा, ये यहाँ पर लॉग कैट के अंदर डिस्प्ले होगा। फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। हमने कुछ ट्रांजैक्शन डिटेल पेमेंट गेटवे को सेंड करनी है, तो उसमें से एक चीज़ हमारे पास आ गई है प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमने पेमेंट गेटवे को सेंड करनी है वो है डेट। तो उसके लिए जस्ट यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लूँगा और उसमें मैं जस्ट डेट को स्टोर कर लेता हूँ। जी, तो ये कोड क्या कर रहा है कि जस्ट आज की जो अभी की डेट है उसको इस डेट स्ट्रिंग के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है एक्सपायरी डेट एंड टाइम। तो एक्सपायरी डेट एंड टाइम कैसे बनेगी कि जो अभी हमने ये डेट स्ट्रिंग बनाई है इसमें 1 घंटे को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास एक्सपायरी डेट एंड टाइम बन जाएगी। जी, तो ये मैंने अब कोड लिख दिया है और ये कोड क्या कर रहा है कि जो करंट डेट एंड टाइम है उसके अंदर 1 घंटे को ऐड करता है और उसके बाद उसको एक्सपायरी डेट एंड टाइम एक स्ट्रिंग है उसके अंदर स्टोर कर देता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए वो है ट्रांजैक्शन आईडी, तो उसको यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ। जी, तो ये कोड क्या कर रहा है जस्ट कि जो डेट स्ट्रिंग है मतलब कि अभी हमने बनाई थी यहाँ पर ये वाली, तो इसके साथ टी को अपेंड करके हम ट्रांजैक्शन आईडी स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो ये कुछ डाटा जो हमें चाहिए था उसको हमने फॉर्मेट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि कुछ और डाटा एंटर करना है। तो ये मैंने सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स ऐड कर दी हैं जिनको मैंने पेमेंट गेटवे को भेजना है। 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है मर्चेंट आईडी। तो ये मर्चेंट आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए आपने जैज़कैश का सैंडबॉक्स अकाउंट ओपन कर लेना है। इसमें ये सैंडबॉक्स टेस्टिंग और जहाँ पर आपको क्रीडेंशियल जनरेटर का ये सेक्शन नज़र आ रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें मर्चेंट आईडी, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर वापस आ जाना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। दूसरी चीज़ है पासवर्ड, तो वापस से सैंडबॉक्स अकाउंट में आएंगे, यहाँ से पासवर्ड को आपने कॉपी कर लेना है और फिर वापस आके यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। और इसी तरह तीसरी चीज़ जो है वो है इंटेग्रिटी साल्ट, तो इसको भी आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर वापस आके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें रिटर्न यूआरएल। तो रिटर्न यूआरएल का मतलब ये होता है कि आपके पास ऑनलाइन किसी वेबसाइट का एड्रेस होना चाहिए। तो हम ऐप बना रहे हैं तो हमारे पास ऑनलाइन एड्रेस तो है नहीं, तो जस्ट क्या है कि ये मैंने एक फेक एड्रेस यहाँ पर एंटर किया हुआ है। आप कोई भी फेक एड्रेस एंटर कर सकते हैं। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ कि ये यूआरएल जो है ये ओपन नहीं होता। उसके लिए मैं ब्राउज़र को ओपन कर लूँगा और यहाँ से न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ, फिर ये वाला यूआरएल टाइप कर दूँगा यहाँ पर। तो आप देख लें लोकल होस्ट ऑर्डर, जस्ट इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड मीन्स कि ये यूआरएल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस यूआरएल को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। तो दोबारा से एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाएं। तो यहाँ पर ये देखें रिटर्न यूआरएल, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर उसके बाद आपने जैज़कैश के सैंडबॉक्स अकाउंट में आ जाना है और यहाँ पर देखें ये रिटर्न यूआरएल, इस जगह पे आपने इसको पेस्ट कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट जस्ट यहाँ से अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट दोबारा से वापस आ जाना है अपने और फिर यहाँ पर प्राइस को एंटर करना है। तो ये प्राइस हमने यहाँ पर जो है वो क्रिएट की हुई थी, यहाँ पर ये देखें। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और फिर इस वेरिएबल को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। नेक्स्ट डेट ये भी हमने क्रिएट की हुई है, तो यहाँ से मैं डेट को कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं डेट को पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद एक्सपायरी डेट टाइम, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा जी। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन आईडी, तो ये भी हमने क्रिएट की हुई, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और फिर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा।
उसके बाद नीचे देख लें नेक्स्ट, जो वर्जन चूज़ कर रहा हूँ मैं 1.1, ट्रांजैक्शन टाइप मैं कोई भी यूज़ नहीं कर रहा, तो इट्स मीन के कस्टमर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर मोबाइल अकाउंट किसी भी पेमेंट मेथड को यूज़ करते हुए पेमेंट कर सकता है। उसके बाद जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश, सब मर्चेंट आईडी एम्प्टी, उसके बाद बैंक आईडी इसमें टी बैंक रहने देना है आपने, और ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसमें आपने यहाँ पर अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसकी आईडी आपने यहाँ पर स्टोर करनी है। नेक्स्ट करेंसी PKR, उसके बाद बिल रेफरेंस के अंदर यहाँ पर आपने ऑर्डर आईडी को स्टोर करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योर हैश, तो इसको मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एम्प्टी रख रहा हूँ। तो बेस्ट अप्रोच तो ये होती है कि सिक्योर हैश को क्रिएट करके और फिर जो है वो डाटा को पेमेंट गेटवे को सेंड किया जाए, ताकि पेमेंट के साथ कोई टेम्परिंग ना कर सके। बट मैं चीज़ों को सिंपल रखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए सिक्योर हैश को हम क्या करेंगे, एम्प्टी रखेंगे। उसके अलावा ये नीचे कुछ ऑप्शनल वैल्यू हैं, इनको आपने जस्ट ऐसे ही रहने देना है और फिर उसके बाद नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर मैं दो काम करूँगा कि ये जो ट्रांजैक्शन डिटेल हमने अभी बनाई है इसको मैं एक क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा, और फिर दूसरा काम मैं ये करूँगा कि उसको UTF-8 इनकोडिंग स्कीम को यूज़ करते हुए इनकोड कर लूँगा। तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कोड ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखें मैंने एक ये वेरिएबल बनाया है पोस्ट डाटा, और इसके अंदर मैं सारी क्यूरी स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा हूँ। तो ये पोस्ट डाटा के अंदर क्या चीज़ आके स्टोर होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले PP वर्जन, उसके बाद फिर इक्वल का साइन लगेगा, और उसके बाद फिर 1.1, उसके बाद फिर एंड, और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है PP ट्रांजैक्शन टाइप, उसके बाद फिर इक्वल, तो इसको हमने एम्प्टी रखा हुआ था। उसके बाद फिर एंड, फिर PP लैंग्वेज, और फिर उसके बाद इक्वल, और फिर उसके बाद EN मतलब इंग्लिश। तो इसी तरह ये जो सारी ट्रांजैक्शन डिटेल है ये इस पोस्ट डाटा के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे कि इस पोस्ट डाटा को हम पेमेंट गेटवे के पास सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि पोस्ट डाटा के ऊपर सिंटैक्स एरर शो हो रहा है, तो मैं इसको जस्ट पहले रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ स्ट्रिंग पोस्ट डाटा के नाम से। तो जस्ट अब हम दोबारा से नीचे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास पोस्ट डाटा स्ट्रिंग के अंदर सारी जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो यहाँ पर स्टोर है, और उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि इस ट्रांजैक्शन डिटेल को पेमेंट गेटवे के पास भेजना है। तो ट्रांजैक्शन डिटेल को पेमेंट गेटवे के पास भेजने के लिए हमें वेब व्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वेब व्यू क्रिएट कर लेते हैं, और इसका काम क्या होता है कि आप अपनी ऐप के अंदर किसी भी URL को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि एक्टिविटी payment.xml इस फाइल को ओपन कर लेना है, और फिर उसके बाद इसके कोड में आ जाना है, और यहाँ पर जस्ट मैं क्या करूँगा कि वेब व्यू को ऐड करूँगा। तो ये वेब व्यू ऐड कर दिया है, और इसका नाम यहाँ पर आप देख लें मैंने रखा हुआ है एक्टिविटी पेमेंट वेब व्यू। मैं ज़रा इसको जूम करके दिखाता हूँ। उसके बाद पेमेंट एक्टिविटी .java वाली फाइल को ओपन कर लेना है, और इसमें आपने यहाँ पर ऊपर टॉप पे आ जाना है। यहाँ पर हम वेब व्यू का रेफरेंस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने m.webview के नाम से वेब व्यू का रेफरेंस स्टोर कर लिया है, और इसके अंदर मैंने क्या किया है कि जावास्क्रिप्ट को इनेबल कर दिया है, और ये जस्ट एरर आ रहा है तो इसको हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। जी, तो ये वेब ब्राउज़र की सपोर्ट ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपने दोबारा से नीचे आ जाना है। तो ये सारा पोस्ट डाटा हमने बनाया था इसके नीचे एंड पे यहाँ पर, और यहाँ पर फिर मैं जस्ट ये सारी ट्रांजैक्शन डिटेल को जैज़कैश पेमेंट गेटवे के पास सेंड करूँगा। तो उसके लिए मैं आपको जो कोड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लें एम वेब व्यू के जो वेब व्यू हमने बनाया था उसके अंदर पोस्ट URL के हम URL के ऊपर डाटा को पोस्ट कर रहे हैं। तो URL कौन सा है ये आपको सैंडबॉक्स के अकाउंट में से मिल जाएगा। तो ये देख लें sandbox.jazzcash.com.pk/customer portal/transaction management/merchant form, और उसके अंदर ये जो पोस्ट डाटा है ये भी हमने ऐड कर दिया है। तो अब क्या होगा कि कस्टमर जब भी ये बाय के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो कस्टमर की जो ट्रांजैक्शन डिटेल है
वो जैज़ कैश पेमेंट गेटवे को सेंड कर दी जाएगी और जैज़ कैश का पेमेंट फॉर्म हमारी ऐप में ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर उसमें किसी लिंक पे क्लिक करता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारी ऐप जो है वो क्लोज़ हो जाएगी और गूगल क्रोम जो वेब ब्राउज़र है वो ओपन होगा और उसके अंदर उसके अंदर वो सारा लिंक जो है वो ओपन होगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारी ऐप क्लोज़ ना हो, तो उसके लिए फिर क्या है कि हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी जिसका नाम है वेब व्यू क्लाइंट। तो जस्ट हम क्या करेंगे कि वो एक क्लास बना लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ ऑन क्रिएट फंक्शन के नीचे। तो ये मैंने एक क्लास बना ली है और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है JS कोड के नाम से और उसके अंदर मैंने ये जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड किया है और इसमें मैंने दो फंक्शन बनाए हैं। एक फंक्शन का नाम है ऑन पेज स्टार्टेड कि जब पेज स्टार्ट हो तो तब क्या हो, और दूसरा फंक्शन है ऑन पेज फिनिश्ड कि जब हमारे पेज की लोडिंग फिनिश हो तो तब क्या हो। तो सिंपली मैंने आपको बताया था कि जो हम रिटर्न URL को यूज़ कर रहे हैं वो एक फेक रिटर्न URL था, वो ओपन भी नहीं हुआ था, आपको मैंने चेक करवाया था। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर आप देखें कि जो ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि अगर तो जो URL है वो पेमेंट URL के इक्वल होगा तो फिर क्या करना है कि हमने यहाँ पर आप देख लें कि स्टॉप लोडिंग, तो हमने पेज की लोडिंग को रोक देना है। तो इट्स मीन के होगा क्या कि जो रिटर्न URL है वो ओपन नहीं होगा, मगर उस रिटर्न URL के साथ जो पेमेंट गेटवे से ट्रांजैक्शन डिटेल या ट्रांजैक्शन का स्टेटस वापस आएगा वो हमें मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लें कि ये जस्ट एक एरर शो हो रहा है, सिंटैक्स एरर। इसको मैंने डिक्लेयर नहीं करवाया तो उसको मैं अभी ऊपर डिक्लेयर करवा देता हूँ जी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए, एक और क्लास की ज़रूरत है, वो जावास्क्रिप्ट इंटरफेस है। तो जावास्क्रिप्ट इंटरफेस की क्लास भी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो ये क्लास मैंने एंटर कर ली है और यहाँ पर आप ये देख लें जावास्क्रिप्ट इंटरफेस मैंने क्रिएट किया है और इसके अंदर एक फंक्शन है प्रोसेस फॉर्म डाटा। और ये फंक्शन क्या करता है कि पेमेंट गेटवे से जो पेमेंट का स्टेटस वापस आता है ये उसको गेट करता है। और फिर यहाँ पर आप देखें कि हमने एक इंटेंट बनाया हुआ है, तो वो जो भी डाटा है वो पेमेंट एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी जो हमारी है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पर हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा और हम क्या करेंगे कि उस स्टेटस को यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे, मीन्स के पेमेंट सक्सेस है या पेमेंट फेल है, वो जो भी स्टेटस होगा हम उसको यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो दोबारा से वापस आ जाते हैं। तो पहली चीज़, ये कुछ सिंटैक्स एरर आ रहे हैं, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। तो ये पेमेंट रिटर्न URL मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। तो उसके लिए सबसे ऊपर आ जाना है और यहाँ पर ये जो क्लास स्टार्ट हो रही है इसमें यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लें लोकल होस्ट order.php और उसके बाद थोड़ी सी चेंजेस हमने यहाँ पर करनी है कि हमने वेब व्यू क्लाइंट आपने देखा था नीचे हमने बनाया था और उसके अलावा हमने एक जावा स्क्रिप्ट इंटरफेस की क्लास भी बनाई है। तो यहाँ पर आप देख लें कि मैंने माई वेब व्यू क्लाइंट जो है इसको इनिशियलाइज कर लिया है और उसके अलावा ये जो फॉर्म डाटा इंटरफेस ऐड जावास्क्रिप्ट इंटरफेस, तो जो इंटरफेस बनाया था उसको भी यहाँ पर मैंने वेब व्यू के अंदर ऐड कर लिया है। तो अब हमारा ये जो कोड है ये कंप्लीट हो गया है। तो जस्ट अब हम क्या करते हैं कि इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्टिंग के लिए मैंने अपना मोबाइल जो है ये अटैच किया है और उसके बाद जस्ट मैं क्या करूँगा कि रन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये थोड़ा टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में। तो ये हमारी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। मैं जस्ट बाय के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एरर आ रहा है, एरर कैशे मिस। तो असल में मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपने ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml फाइल इसको ओपन कर लेना है और फिर इसमें आपने एंड पे आ जाना है और यहाँ पर हम अपनी ऐप को इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। तो अब हम दोबारा से टेस्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं दोबारा से बाय के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखें कि ये पेमेंट फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ से मैं पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेता हूँ मोबाइल अकाउंट और फिर यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर एंटर करूँगा
टेस्टिंग के फ़ोन नंबर आपको सैंडबॉक्स अकाउंट में से मिल जाएंगे। तो जस्ट ये मैंने नंबर एंटर कर दिया है और फिर मैं पे के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जी, तो पेमेंट के बाद कंट्रोल तो हमारी ऐप पे वापस आ गया है, लेकिन यहाँ पर कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ कि पेमेंट सक्सेस हुई है या पेमेंट फेल हुई है। तो जस्ट उसके लिए थोड़ा सा कोड हम और लगा लेते हैं। तो आपने उसके लिए क्या करना है कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा वाली फ़ाइल को ओपन कर लेना है और फिर इसमें ऑन क्रिएट वाला ये जो फंक्शन है इसके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर ये मैंने कोड लगा दिया है ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट कि जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसका हमने चेक कर लेना है रिस्पॉन्स कोड कि अगर तो रिस्पॉन्स कोड 000 होगा तो फिर हमने यहाँ पर एक टोस्ट लगाया हुआ है कि आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा पेमेंट सक्सेस का, अदरवाइज आपको पेमेंट फेल का मैसेज डिस्प्ले होगा। तो जस्ट इसको एक बार फिर टेस्ट करते हैं। ये जो कोड है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपका मसला हल करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।